नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। नए हफ्ते की शुरुआत है, नया दिन है, सोमवार का दिन है। ये हफ्ता भी पिछले हफ्ते की तरह 4 दिन का ही है। इस हफ्ते 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस दिन बाजार बंद रहेंगे। लेकिन छोटा हफ्ता होने के साथ साथ पिछले हफ्ते की तरह जो बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी वैसी गिरावट ना हो, हर कोई इसी तरह की उम्मीद कर रहा है। चले इसी उम्मीद के साथ शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू मनी 9। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। सब बीता हफ्ता हमने देखा 4 दिन का था, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी देखने को मिली। ये हफ्ता भी 4 दिन का ही है और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये गिरावट थोड़ी सी थमती हुई दिखेगी। 5 महीने के निचले स्तर पर बाजार ऑलरेडी पहुंचते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हफ्ते बाजार में रिकवरी आएगी, क्या पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट हुई थी बाजार में क्या वो थमती हुई नजर आएगी। तो पहले देखते हैं कि बीता हफ्ता बाजार के लिए कैसा था। पहले चलते हैं कल के बाजार की तरफ, फिर आपको लेके जाएंगे आज की तैयारी की तरफ। लगातार 6 दिन से बाजार में गिरावट हो रही है, यानी कि पिछले जो 4 दिन हफ्ते के थे उसमें भी हमने देखा कि लाल निशान के साथ, यानी कि जो ब्लड बात है मार्केट के ऊपर वो जारी था। और गुरुवार का जो दिन था, जो आखिरी कारोबारी दिन था, उसमें हमने देखा शुरुआत तेजी के साथ हुई थी, लेकिन हायर लेवल से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। केवल अच्छी चीज़ ये है कि 23,500 का जो लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पर 2 दिन से मार्केट बचाता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कि जो वीकली क्लोजिंग हुई है शायद थोड़ा सा एक रिस्पाइट होगा नहीं होगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन गुरुवार को हमने देखा निफ्टी 26 अंक गिर गया, सेंसेक्स में 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी जरूर हमने देखा 91 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी डे हाई से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 150 अंक गिर के बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी आप देखें जो दिन के दौरान हाई बन गए थे पहले हाफ में ही, वहां से आप देखेंगे तो करीब 500 अंकों के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी 91 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो आपको रिकवरी जो है वो करीब करीब 250 अंकों के आसपास की नजर आएगी। डे हाई हमने देखा था 50,500 के ऊपर भी था, और हाई से अगर आप देखेंगे तो वैसे 400 अंकों के आसपास की हमने गिरावट भी देखी है। लेकिन बीते हफ्ते ओवरऑल अगर आप निफ्टी की बात करें तो 2.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी। 600 अंकों से ज़्यादा की जो गिरावट है वो पिछले हफ्ते, या 600 अंकों का जो वाइप आउट है वो हमने निफ्टी पे पिछले हफ्ते भी आता हुआ देखा है। सर, अच्छी बात यह है कि जो 4 दिन की गिरावट हुई है, ये ओवरऑल 6 दिन से जो लगातार मार्केट गिर रहा है उसके बावजूद 23,500 का जो लेवल है वो 2 दिन से बचता हुआ नजर आ रहा है। ये जो वीकली क्लोजिंग हुई है 23,500 के ऊपर, क्या इस हफ्ते निफ्टी बचा पाएगा इस लेवल को? देखिए, फर्स्ट हाफ में तो शायद बचा लेगा क्योंकि एक पुल बैक दिख रही है। मेजर सपोर्ट 23,800 का था। हमने थर्सडे उसके वेडनेसडे उसके नीचे क्लोज किया और फॉलो थ्रू मूव भी कल मिला, लेकिन उतना ज्यादा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था जितना होना चाहिए। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली ये सेलिंग प्रेशर ड्राई अप होते हुए दिख रहा है। अब दो सिनेरियो है मेरे पास। पहला सिनेरियो ये कि अगर अगर हम यहाँ से गैप डाउन देते हैं 23,350 के आसपास, तो वहां पे एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। अगर हमने उसको पहले हिट कर लिया तो वहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बढ़िया और बड़ा बाउंस बैक आएगा 23,850 24,000 तक। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में पहले 2 दिन में हमको थोड़ी सी पुल बैक मिलती है 23,800 850 तक, तो फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में हम 23,350 टेस्ट करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, या जिसको हम कहते हैं दिल चाहता है कि पहले 100 150 पॉइंट और बचा है, पहले उसको नीचे की तरफ कंप्लीट कर ले ताकि बाउंस बैक में हम एक बड़ा मूव प्ले कर सकें। ये वो लेवल आ चुका है जहां से अब आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारे क्लाइंट्स का और सब ब्रोकर्स का फोन आ रहा है, क्या एक बार पूरा माल बेच के कैश पे आ जाएं, मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये अब डेस्परेट सेलिंग, जिसको मैं बार बार पीएसयू स्टॉक्स में आपको कहता हूँ कि डेस्परेट सेलिंग बची है, वो डेस्परेट सेलिंग ओवरऑल मार्केट में देखने के लिए मिलने लगी है। तो अब वो समय आ गया है जब आपको यहाँ से या तो लेवल अप करना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को 23,350 के आसपास, या फिर अगर नहीं पैसा बचा है तो कम से कम जो होल्डिंग है उसको डेस्परेशन में बेचने की जगह होल्ड करके रखिए, क्योंकि पहले 350 भी हिट किया तो भी 24,000 जा रहा है। अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके हिट किया तो भी 24,000 जा रहा है। तो यहाँ से 24,000 जाने की प्रोबेबिलिटी 80% की है। बिफोर हिटिंग 350 या यहीं से चला जाएगा, ये दो चीज में मेरे को मतलब 50-50 की पॉसिबिलिटी है। बट 100% कंफर्मेशन ये है कि हम नियर अबाउट बॉटम है, यहाँ से एक बड़ा बाउंस बैक आएगा। तो अब खरीदने की सोचिए, ना कि बेचने की। लेकिन फिर वही रिपीट कर दूं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से एटलीस्ट बजट तक बिल्कुल दूर रहिए। ओके, तो 100% प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि हम बॉटम के बेहद नज़दीक हैं, उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से
बेचने की ना सोचें। एक जो डेस्परेट सेलिंग का एक जो मन में विचार आ रहा है कि सब कुछ बेच बाच के पोर्टफोलियो खाली कर दें, वो सोच अपने मन से निकाल दीजिए, होल्ड कीजिए, या तो फिर नई खरीदारी करने की और आप अपनी जो पोजीशंस हैं वैसा सेटअप, अपना माइंडसेट आप वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी में यही व्यू बन रहा है सर। थर्सडे को तो हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस था, क्या इस हफ्ते भी जारी रहेगा? और ये जो 50,000 का लेवल है, इसके जो हमने इंटरडे में जो फिसलता हुआ देखा था 50,000 के नीचे, क्या उस पर ज़्यादा फोकस करें या फिर जो एक बाउंस बैक था, जो रिकवरी थी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? देखिए निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत बेहतरीन बना है। एक रेंज बनी हुई थी 52,500 से पूरे अक्टूबर, और आज मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग से टिल डेट तक नीचे में 50,180, 50,200 टेस्ट करता था, ऊपर आके 52,500 के आसपास से फिसल जाता था। इस रेंज में 3 बार टॉप टेस्ट किया है और ये थर्ड टाइम है जब हम बॉटम पे आए हैं। 2 बार इंट्रा सेशन में हमने उनको ब्रीच किया है, लेकिन क्लोज होते होते हम उसके ऊपर आके क्लोज किए हैं। तो ये लास्ट राउंड ऑफ जो डेस्परेट सेलर्स थे, ऐसा लग रहा है कि आखिरी 2 दिन में वो एकदम से फ्लश आउट हो चुके हैं और अब डेस्परेट सेलिंग के लिए कोई नहीं बचा है। तो 2 दिन में अगर ये इतनी हेवी सेलिंग के बाद भी रेंज का बॉटम नहीं टूटा है, उसके नीचे जाके हम ऊपर आके क्लोज किए हैं, तो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी में क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ है, सेलिंग एग्जॉस्टेड है। एक हल्का सा अच्छा ट्रिगर या शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होती है, जो लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो 50,500 के ऊपर है। तो अगर कोई अच्छा ट्रिगर मिल गया तो एकदम से रैली आना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं अच्छा ट्रिगर कोई आता है और मार्केट अपने दम पे 50,500 क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, और पहले ही स्ट्रेच में आपको 51,600 मिल जाएगा, यानी 1,000 पॉइंट की मूव तो आपको फटाफट मिल जाएगी। उसके ऊपर कोई ट्रिगर लगेगा उसको 52,500 तक ले जाने के लिए। तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट बैंक निफ्टी में हूं कंपेयर टू निफ्टी। आउट ऑफ द टू अगर आप मुझसे कहेंगे कि एक ही चीज बाई कर सकता हूं, तो एनी डे मंडे सुबह मार्केट खुलने पे अगर मुझे 50,250 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं प्रियम्पटिव बाई कर लूंगा। अगर मैं सेफ प्लेयर हूं, कंफर्मेशन चाहता हूं, तो मैं 50,500 का वेट करूंगा, उसके ऊपर बाई करूंगा। मैं वैसे एग्रेसिव प्लेयर हूं तो 50,250 के ऊपर दिखते ही से मैं अपनी बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो 80 पॉइंट ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी दिखता है तो आप अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी अंशुल सर की तरह प्री एम्प्टिव हैं तो यहाँ पे 51,000 का टारगेट पहले ही आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा समय लगेगा, एक ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी, 52,500 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं बाजार में जो कि अब आपको थोड़े कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मीडिया हुआ, रियल्टी हुआ, ऑटो, निजी बैंक, आईटी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे ज़रूर हरे निशान के साथ बंद होते हुए देखे, लेकिन जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं बाजार की उसमें आप एफएमसीजी को जोड़ सकते हैं, एमएनसी इंडेक्स है, इसके अलावा पीएसयूज़ हैं, फार्मा इंडेक्स है। इनमें हमने देखा सबसे ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखी। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पर है। एफएमसीजी इंडेक्स को आप देखिए, वो भी शायद 2 महीने के निचले स्तर पर है। मेटल इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं वो 2 से 5 महीने के निचले स्तर पर आपको नजर आएंगी इंडेक्स वाइज। जहाँ तक बात है निफ्टी के भी अगर आप देखेंगे तो 30 शेयर फ्राइडे को थर्सडे को भी गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल ये सबसे ज़्यादा गिरने में आगे थे, और जो बचाव कर रहे थे निफ्टी में, जो मदद कर रहे थे, उसमें आयशर मोटर था, हीरो मोटो, एचडीएफसी लाइफ और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। गुरुवार का सेशन जो था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी मजबूत था। लेकिन सर आईटी में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस अब देखने को मिल रही है ट्रंप साहब की जीत के बाद खासतौर पर, क्या आईटी में दोबारा एक रिन्यूड बाइंग का समय आ गया है? देखिए सीएनएक्स आईटी में हमने बार बार डिस्कस किया था एक लेवल की गैप छूटा हुआ है डेली चार्ट पे समवेयर अराउंड 39,000 40,000 के आसपास, और आप देखिए बिल्कुल उसी लेवल को एकदम से बाजार ने गोता मारा, वहां पे टेस्ट किया और 4 दिन में जो लास्ट लोअर हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर आ गया। तो ये दिखाता है कि आईटी में गजब की रिलेटिव स्ट्रेंथ है और अगली रैली में आईटी बड़ा विनर हो सकता है। सबसे ज्यादा तेजी मुझे मेटल में, जिसमें एल्यूमिनियम पैक में दिख रही है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और अब ये लड़ाई स्टार्ट हो गई है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा परफॉर्म करेंगे या आईटी ज्यादा परफॉर्म करेगा। दोनों में से जो भी करे हमें पैसा बन जाएगा, क्योंकि यही 3 सेक्टर हैं जहाँ पे मैक्सिमम पैसा अलॉट करना है। आपको याद होगा बार बार मैं कह रहा था कि परसिस्टेंट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है, परसिस्टेंट नए ऑल टाइम हाई पे है, आपको परसिस्टेंट बाई करके रख लेना चाहिए अगर आप मिड कैप आईटी में प्ले करना चाहते हैं। लार्ज कैप में प्ले करना चाहते हैं तो इन्फोसिस, तो सेलेक्टिव रहिए। लार्ज कैप में तो आप ब्लाइंडली कोई भी चीज बाय कर लीजिए, वो चल जाएगा अपार्ट फ्रॉम विप्रो, क्योंकि वो वैसे ही हमेशा लगाट रहता है। तो आप टीसीएस ले लीजिए या इन्फोसिस ले लीजिए।
चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ज्यादा प्ले करता हूँ। मुझे परसिस्टेंट बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट जब तक अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा शायद ये स्टॉक 6400 रुपये निकल जाएगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को परसिस्टेंट उनको रिकमेंड कर रहा हूँ जो 3 से 6 महीना पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हैं। मैंने उनको परसिस्टेंट रिकमेंड किया हुआ है 6400 के टारगेट के साथ। आईटी तो मजबूत कड़ी है, लेकिन सर कमज़ोर कड़ियों का क्या करें? खासतौर पे एफएमसीजी हुआ, एमएनसी हुआ, पीएसयू तबका हुआ, इनमें जो गिरावट है वो कितनी लंबी चलने वाली है? जिनमें रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं पीएसयू तबके में जिनके नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा एक रन अप आया, उसके बाद फिर से हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दबाव आने लगता है। क्या करें इन कमज़ोर कड़ियों का? देखिए, इनमें से जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे उतना बेटर है। अब मैं एफएमसीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएसयू, रेलवे और ये जो प्रीवियस विनर्स रहे हैं, इनमें ऑलमोस्ट 40% की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ से बाउंस बैक आता है, 8 से 9% का बाउंस बैक आपको एनी डे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में भी बाउंस बैक दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा, वहां पे आप जितनी जल्दी एग्जिट कर लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जब मार्केट बाउंस बैक के बाद पुल बैक लेगा, अब वो पुल बैक नए स्विंग लो बनाता है या हायर लो बनाता है, ये पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि जब मार्केट पुल बैक लेगा रैली के बाद, ये स्टॉक्स अपने जो अभी लो बने हैं इनको तोड़ के उससे भी 10-12-15% नीचे आ जाएंगे। तो आप जितनी जल्दी इनसे निकल जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। पीएसयूज में अगर रहना है तो ये आपका ऑयल एंड गैस क्षेत्र में थोड़ा सा गेल अगर 180 के आसपास मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये एक्सट्रीम अपने बड़े बॉटम्स के आसपास है मंथली चार्ट के, इनको लेके छोड़ देना चाहिए। ये स्टॉक्स अगले 1-1.5 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि क्रूड में जो गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा था 1-1.5 महीने पहले, वो अब जाके आना स्टार्ट हुई है। तो टाइम लैग ले लिया उसने 1-1.5 महीने का, बट इवेंचुअली अगले 3-4 महीने में क्रूड में बड़ी गिरावट रहेगी और इनको एक जिसको हम कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट, वो होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आईओसी, बीपीसी, एचपीसीएल रख सकते हैं, बाकी पीएसयू से एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट की ब्रेड्थ भी अगर आप देखेंगे तो ज़रूर हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुए थे, तो उस वजह से एनएसई पर 1506 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, लेकिन 1200 शेयर ऐसे भी थे जिनमें गिरावट थी। वो इसलिए क्योंकि चाहे आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, चाहे आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, इन दोनों में हमने गिरावट के मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ गुरुवार के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई देखी है। और कुछ वीकली गेनर्स और वीकली लूजर्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आईटीआई स्टार परफॉर्मर था, ऑर्डर विन की खबरें थी, रिजल्ट्स भी ठीक आए थे, 26% पूरे हफ्ते में चला है, जो कि बाजार आप देखिए 6% गिरता हुआ दिखा है। तो 20% का आउट परफॉर्मेंस आप देखिए, ऑलमोस्ट माफ़ कीजिए 2.5% की बाजार में गिरावट थी और 26% ये स्टॉक चलता हुआ दिखा है। इंडियन होटल 8.25%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7%, विजय डायग्नोस्टिक्स इसमें भी करीब करीब 6% के आसपास का हमने अपमूव बनता हुआ देखा है। इसके अगेंस्ट अगर आप वीकली गेनर्स लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें आपको एकम ड्रग्स नजर आएगा। नंबर्स खराब आए थे और बाजार ने देखिए 28% की पिटाई पूरे हफ्ते में कर दी। बासफ इंडिया 21.9% टूटा है, एबीबी में भी 20% से ज़्यादा और अदानी ट्रांसमिशन में भी 18% की गिरावट हमने बनती हुई देखी है, इसी एंटीसिपेशन में कि ये एमएससीआई इंडेक्स में शामिल नहीं होता हुआ दिखा। तो सर अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें या खास तौर पे मेटल स्टॉक्स की बात करें, ये जो गेनर लूजर्स हैं उस पर मैं आपकी राय लूंगा। उससे साथ साथ जो मेटल स्टॉक्स हैं उन पर आपकी राय भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो ट्रम्प साहब की जीत हो, चाहे वो चाइना का स्टिमुलस पैकेज हो, क्या ये दोनों होप्स मेटल शेयरों में दम भरती हुई नजर आएंगी? देखिए, इसको मैं एडिशनल एक ट्रिगर की तरह मान लेता हूँ कि ये अगर फेवरेबल ट्रिगर मिल जाते हैं तो थोड़ी सी मूव जल्दी और तेज आ जाएगी। नहीं भी आती है तो आप इंडिविजुअली चार्ट्स देखिए। एल्यूमिनियम में बड़ा बेस बना हुआ है, एलएमई पे जो एल्यूमिनियम है या एमसीएक्स पे जो एल्यूमिनियम ट्रेड करता है, उसमें एक बड़ा बेस बना हुआ है, वहां पे 12-15%, 15% तक की रैली दिख रही है। कॉपर आप देखें तो एक्सटेंडेड डाउन मूव के बाद एक बड़ा जो 786, 796 का जो सपोर्ट जोन था, मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट है, कॉपर ने उस जोन को टेस्ट कर लिया है। जिंक भी अब बड़े स्ट्रक्चरल डाउन मूव के बाद एक हायर लो बना रहा है मंथली चार्ट पे। तो आप एल्यूमिनियम देख लीजिए, जिंक देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, तीनों में एक स्ट्रक्चरल लो बन रहे हैं और लगभग 1-1.5 साल अप ट्रेंड ये स्टॉक्स डेवलप, ये मेटल डेवलप कर सकते हैं। तो जब बॉटम लाइन जो चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं, अगर उनके प्राइजेस 15-20% बढ़ेंगे तो ये प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, इनकी अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही रह जाएगा। मार्केट प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो प्रॉफिट इनकी बढ़ जाएगी। तो आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखेंगे एल्यूमिनियम काउंटर्स में, वो हो गया नाश एल्यूमिनियम और हिंडाल्को।
उसके बाद टाटा स्टील हो गया, आपका ये वेदांता हो गया, इन सब में भी आपको प्रॉफिट्स अच्छी आती हुई दिखेंगी। तो साइक्लिकल जो है वो मेटल्स के फेवर में अब आता जा रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग मेटल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप इनमें से नेशनल एल्यूमिनियम पिक कर लीजिए, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वेदांता पिक कर लीजिए, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। टाटा स्टील 131 132 मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट रीटेस्ट कर लेगा। जैसा आपको याद होगा 1400 के आसपास में कह रहा था कि मंथली चार्ट पे इन्फोसिस अपना रीटेस्ट कर रहा है सपोर्ट। यहाँ से लंबी रैली आएगी और वहां से 1900 तक आ गया। तो टाटा स्टील भी उसी तरीके से 131 का मेजर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। यहाँ से 1 1.5 साल में आपको 240 रुपये टाटा स्टील मिल जाएगा। तो अगला पूरा साल लार्ज कैप्स के लिए रहेगा। इनको एक्यूमुलेट करके रखिए, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, इन 4 काउंटर्स को लेके छोड़ दीजिए। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील और नाल्को, इनको आप लेके छोड़ दीजिए। एक साल में टाटा स्टील 240 हो जाएगा, तो इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आज का क्या होगा, आज की तैयारी शुरू करते हैं और जानते हैं आज किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। सर, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल एफएनओ में आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं शायद ये निफ्टी में भी आने की तैयारी कर रहे हैं, इनमें निफ्टी में भी आ जाएंगे स्टॉक्स। आपकी क्या राय है सर? जोमेटो और जियो फाइनेंशियल, उसके साथ साथ 42 कंपनियां और हैं जिसमें बीएससी, सीडीएसएल, डी मार्ट जैसी कंपनियां भी हैं, 3 अदानी की कंपनियां भी हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, जो कि नए एंट्रेंट्स हैं, जो कि अब एफएनओ की सूची में आ रहे हैं। दिसंबर सीरीज से इनका आगमन हो जाएगा वहाँ पे। तो आपकी क्या राय है सर, जियो फाइनेंशियल, जोमेटो या और इन स्टॉक्स में जिन पे आपकी नज़र हो जो एफएनओ में आ रहे हैं? देखिए, इसमें से मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स तो मेरे को बहुत कोई अच्छे नहीं लगते, लेकिन नाइका एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। एंजल वन एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। एंजल वन में तो एक कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से 300 रुपये अपसाइड दिख रही है। इसके अलावा जो दो मेजर काउंटर मेरी नज़र में है, इसके अलावा एक लोडा और मैक्स हेल्थ भी अच्छा लग रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट भी हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी आपका बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है। बट जो दो मेजर काउंटर मेरी नज़र है, वो पहला जोमेटो है, दूसरा जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, और हमने क्लाइंट्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए आज से 1 1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से रिकमेंड किया है। मे बी एफेंडो में आने के बाद इसको एक ट्रिगर मिल जाए। ये स्टॉक हमको 1 से 1.5 साल में कहीं भी 450 से 500 रुपये आते हुए दिख रहा है, तो इस स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और जोमेटो आई गेस ये थोड़ा सा और 1 1.5 साल निकलने के बाद ये निफ्टी 50 में भी आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ है, ये स्टॉक 1 से 1.5 साल में कहीं भी 400 के आसपास मिल सकता है। तो मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाएगा कि निफ्टी में आने के लिए इसकी पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। तो ये दो स्टॉक आपकी नज़र में होने चाहिए। तो जियो फाइनेंस आपकी नज़र में होना चाहिए। जियो फाइनेंशियल की बात चलिए तो इसकी पेरेंट कंपनी की भी बात कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसको लेके भी गुरुवार शाम को एक खबर आई कि इन्होंने अपना जो मर्जर है डिज्नी के साथ वो पूरा कर लिया है। देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी ये बनती हुई दिखी है, बड़ा मीडिया हाउस बनते हुए दिखे हैं ये। तो उस लिहाज से सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और उसके साथ साथ जी एंटरटेनमेंट, जो कि इस बिज़नेस में इनका कंपेटिटर है, दोनों को लेकर आपकी राय दीजिए। देखिए, जी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑल टाइम हाई से इतना ज्यादा गिर गया है कि ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा है। कहीं भी 10% की रैली आती है, तो जो पुराने फंसे हुए लोग हैं, जिन्होंने एवरेज किया है या जिनका 4 6 महीने बाद रेट आ रहा है, वो फटाक से सेलिंग करने लगते हैं, तो वहां पे वापस दबाव आने लगता है। तो जी एंटरटेनमेंट एक रेंज बाउंड प्ले है। कहीं किसी भी दिन आपको खराब न्यूज में 10 12 15% पिटता हुआ दिखता है, तो आप एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए 100 रुपए के आसपास, 95 से 100 के बीच में। ऊपर में जैसे ही वापस बाउंस बैक में 125 130 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एग्जिट कर लीजिए। रेंज बाउंड प्ले है। बट मैं जनरली रेंज बाउंड प्लेस अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सजेस्ट करता हूँ, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में नहीं। क्योंकि अगर रेंज बॉटम टूटा तो फिर वर्टिकल ड्रॉप आने लगता है, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर जनरली बेच नहीं पाता है। तो मेरी पर्सनल सलाह है कि जी से आप दूर रहिए, लेकिन रेंज बाउंड प्ले अगर कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। दूसरा काउंटर रिलायंस, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, फैमिली पोर्टफोलियो में है, क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया है। रिलायंस मंथली चार्ट पे मेजर मेजर सपोर्ट पे है 1250 1260 की रेंज में। ये रेंज टेस्ट हो चुकी है। हो सकता है 1.5 2 महीना 3 महीना यहाँ पे एक रेंज बना ले 1300 से 1260 के बीच में, या 1320 तक भी एक्सटेंड कर ले। बट 3 4 5 महीना अगर इस रेंज में बना लेता है स्टॉक, तो ये रेंज लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगी, और अगला टारगेट जो इसका बनेगा वो 17 1750 रुपए का बनेगा। तो रिलायंस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं
उनके लिए डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। शायद ये प्राइस 2-3 महीने बाद आपको फिर एक आध 2 साल 3 साल देखने भी ना मिले। तो ये वो जोन है जहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करके 2-3 महीने का समय मिलेगा, एक्यूमुलेट करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रैली जैसे ही स्टार्ट होगी 1700 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे फैमिली और क्लाइंट सबके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। रिलायंस तो चल जाएगा सर, ठीक है, बाजार का दिग्गज भी है। ओला इलेक्ट्रिक का क्या करें? बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में पड़ा है जिन्होंने 76 रुपये में आईपीओ में लिया था या वैसे लिया था गिरावट में, अब तो 70 रुपये के भी नीचे आ गया। और इनके लिए भी जो जांच के दायरे हैं या खराब खबरें, बुरी खबरें हैं, उनका दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सीसीपीए इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, चाहे वो नेचर हो शिकायतों की या फिर इनके प्रोडक्ट्स, इनकी जो सर्विसेज हैं उसमें कोई खामियां हैं, उसको लेकर भी जांच की जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक में क्या करें सर? 70 रुपये के भी नीचे आ गया। देखिए, आप ही के दर्शकों की वजह से मैं ओला इलेक्ट्रिक्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले तो डीआरएचपी पढ़ने में क्लियर था, 10.5 लाख यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन आएंगे, जिसकी कोई किसी तरीके से मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टॉक 9-10 रुपए, मतलब सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा अगर 6-8 महीने में, तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। ओला इलेक्ट्रिक में देखिए, ऑलरेडी अपने जो टारगेट है जहां से ब्रेक इवन ये आ सकते थे, वहां से ऑलरेडी 4-4.5 लाख यूनिट ये कम बेच रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, ऑलरेडी आपकी सर्विस खराब है, प्रोडक्ट खराब है, ऊपर से आप कुल्हाड़ी पे जाके सिर दे मार रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये चीजों का स्पाइरल इफेक्ट आएगा अगले 6-8 महीने या 1 साल पकड़िए। ये स्टॉक अगर 9-10 रुपए भी आगे ट्रेड करता है तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। जितनी जल्दी, मैं लगभग 100 रुपए 105 रुपए से कहते आ रहा हूँ, जितनी जल्दी आप इस स्टॉक से निकल जाएंगे उतना आप अपना पैसा बचा लेंगे। आप जितना देर करेंगे, जितना एवरेज करेंगे, आप उतना इस स्टॉक में पैसा खोएंगे। ये शायद वो आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, एडीएजी, जेपी ग्रुप, ये उन कैटेगरी का स्टॉक है। एरोगेंट मैनेजमेंट, झूठा मैनेजमेंट और बिजनेस अपने आप में फॉल्टी है। बिल्कुल निकल जाइए स्टॉक से, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है टीवीएस मोटर का आई क्यूब, उसको अगर आप देखेंगे तो वो इससे 100 गुना अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता है, और आफ्टर सेल सर्विस उसकी 10 गुनी अच्छी है। तो एनी डे जिस दिन मार्केट इसको आइडेंटिफाई करेगा, ओला से उठ के आदमी आई क्यूब की तरफ चला जाएगा। तब तक शायद होंडा और हीरो भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर देंगे। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है। ये अपने आप में इतने एरोगेंट हैं कि ये नहीं सुधरेंगे। निकल जाइए स्टॉक से, ये 10 रुपए के भी नीचे मिलेगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। हम नहीं सुधरूंगा, ये वाला नारा लेके ये चल रहे हैं और स्टॉक भी कह रहा है कि हम नहीं रुकूंगा। रुक ही नहीं रहा है, शेयर गिरता ही जा रहा है। 70 रुपये के भी नीचे आ गया। 76 रुपये का इशू प्राइस था, उससे तो बहुत नीचे आ गया। अब ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट वहाँ से भी हो चुकी है। ऐसा ही कुछ हाल सर रिन्यूएबल स्टॉक्स का भी हो रहा है ट्रम्प साहब की वापसी होने के बाद, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि शायद वो रिन्यूएबल के लिए इतने ज़्यादा फ्रेंडली या फिर पॉजिटिव नहीं होंगे। आप सुजलॉन देखिए, वारी एनर्जीज देखिए, बोरोसिल, प्रीमियर एनर्जीज देखिए, एनएचपीसी देखिए, सबका बुरा हाल हुआ है। हर कोई कह रहा है कि मार्केट के साथ साथ ये गिरे हैं, लेकिन उसमें ट्रम्प साहब का भी फैक्टर कुछ लोग लगा रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप भी अगर इंडियन इलेक्शंस को कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें चुनाव में बोलने के लिए बोल दी जाती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। फॉसिल फ्यूल के लिए जरूर यूएस थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि वहां पे भी तेल की जिस हिसाब से डिस्कवरी हुई थी, ईरान पे ज्यादातर बैन उन्होंने इसीलिए ज्यादा लगा के रखा है, कहीं ना कहीं यूएस ऑयल को पुश करना है। बट लास्ट डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट कार्यकाल में अगर आप देखें, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत सारी कंपनियों को एग्रेसिवली पुश किया गया था ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, और ऑयल तो मिला नहीं, लेकिन वो कंपनियां दिवालिया हो गई थी। तो मेरे को नहीं लगता कि नेक्स्ट गवर्नमेंट में कोई भी कंपनी इतना एग्रेसिवली ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बेट करेगी कि दिवालिया हो जाए। तो ये चीजें मतलब चुनावी भाषण था, इसका रियलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, डोमेस्टिकली इन स्टॉक्स के प्राइजेस ओवर एक्सटेंडेड थे और करेक्शन आना बाकी था, तो ये स्टॉक्स करेक्टिव ट्रेंड में है। सुजलॉन ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया था कि 65 के नीचे क्लोज करे तो आपको ये स्टॉक हर कीमत पे निकाल देना है, क्योंकि 65 का लेवल टूटता है तो सीधा 35 रुपए का सपोर्ट है मंथली चार्ट पे। उस बीच में कहीं भी कोई छोटा मोटा सपोर्ट भी नहीं दिखता है, क्योंकि स्टॉक वर्टिकली ऊपर गया था। तो अब वो वॉइड फिल करने के लिए 35 रुपए तक आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ से भी 20% करेक्ट होते हैं, तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में टेक्सटाइल स्टॉक डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, वो एक सेक्टर है जो एमर्ज होते हुए दिख रहा है, वो बड़ा विनर हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम रेलवे और आपके ये एनर्जी स्टॉक्स रहे हैं, नेक्स्ट रैली में टेक्सटाइल स्टॉक अच्छे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है। सर इसके साथ साथ पीएनबी गिल्ड्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से इक्विटी में बिकवाली हुई है, अब नवंबर के महीने में आप देखिए तो बॉन्ड्स में भी एफआईएस की ओर से जो बिकवाली है वो शुरू होती हुई दिखी। ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास की बिकवाली उनकी बॉन्ड मार्केट में भी हुई है, जेपी मॉर्गन का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें। तो क्या पीएनबी गिल्ड्स में, जो कि पिछले एक हफ्ते में करीब 1.5% के आसपास मजबूत ही रहा है, उसमें क्या रुझान बन रहा है अब? देखिए पीएनबी गिल्ट अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट कहीं भी 125 रुपए के ऊपर है। तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखिए, क्योंकि फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहा है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर निकला 124 125 के फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा, पहला टारगेट 149 का रहेगा, उसके ऊपर 165 तक जा सकता है। तो वॉच लिस्ट में रखिए। प्रीएम्प्टिव प्लेयर है तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी 25% यहाँ लेके छोड़ दीजिए अगर प्रीएम्प्टिव प्लेयर है। 100% क्वांटिटी 125 के ऊपर बाई कर लीजिएगा, 165 तक का टारगेट मिल जाएगा। कल से सर एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी खुलने वाला है। 102 से 108 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, 10,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। तो अब क्या करें सर, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में पैसा लगाएं या फिर एनटीपीसी का शेयर खरीद लें? क्योंकि अगर एनटीपीसी ग्रीन में जो भी रैली बनेगी या जो भी लिस्टिंग होगी, उसका रिफ्लेक्शन तो एनटीपीसी में ही दिखेगा। देखिए आपको याद होगा एनटीपीसी में एक ब्रेकआउट फेल हुआ था और मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ है 424 पे। पहला लॉन्ग लिक्विडेशन 385 और दूसरा 356 है। तो फिलहाल 356 का टारगेट दिख रहा है मुझे। और जिस हिसाब से वर्टिकल ये ड्रॉप हुआ और इतने बड़े वॉल्यूम्स पे ड्रॉप हुआ है कि 356 वाला सपोर्ट जो है ना, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस मतलब जो सेलिंग है इसको ये मतलब होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये स्टॉक धीरे धीरे करके 311 रुपए आते हुए दिख रहा है। आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में आपको 8-10% की एक बार लिस्टिंग गेन जरूर मिल सकती है, क्योंकि ये कहेंगे कि मतलब गवर्नमेंट के लिए भी प्रेस्टीज इशू हो जाएगा कि आईपीओ को अच्छे से लिस्ट कराना है। तो उस चक्कर में आपको 8-10% का लिस्टिंग गेन जरूर मिल सकता है। तो बेटर है आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए, एनटीपीसी के स्टॉक को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आईपीओ में अप्लाई कीजिए, एनटीपीसी के स्टॉक को आप छोड़ दीजिए। सर एनटीपीसी के अलावा अगर हम देखें कुछ नतीजों की बात करें जो कि पिछले हफ्ते आए थे, लास्ट लेग ऑफ द रैली में अगर हम देखें, या फिर पिछले हफ्ते पूरे की बात करें, तो उसमें आयशर मोटर्स एक स्टैंड आउट नंबर था, टोरेंट पावर, कल्याण ज्वेलर्स, पीआई इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स और भी कुछ कंपनियां जिनके नंबर्स आए हैं। क्या राय होगी सर, क्योंकि नतीजे तो ख़त्म हो चुके हैं और जो रिपोर्ट्स हम हमारे सामने आई हैं उसमें 2/3 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ईपीएस डाउनग्रेड देखने को मिले हैं अपग्रेड्स की बनस्पति, यानी कि ज़्यादा कंपनियों में डाउनग्रेड्स होते हुए दिखे हैं अपग्रेड्स के मुकाबले। तो ब्रोकर्स ने ज़्यादातर कंपनियों को या फिर रिजल्ट सीजन को थम्स डाउन ही दिखाया है। आपकी क्या राय बन रही है? देखिए स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए थे तभी आप देखिए एफआईआई की सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और तब एक हल्का सा मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स ने भी मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी, मेरी अपनी कोई कंक्लूजन नहीं है, बट मैंने कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा था कि स्टार्टिंग के जो 10-12 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जहाँ डिसअपॉइंटिंग है, एफआईआई इसको एक्सट्रापलेट कर रही है और उसी की इतनी लंबी सेलिंग देखने के लिए मिली है। और रिजल्ट सीजन एंड होते होते आप देखिए आधे से ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस पे आए हैं और नेगेटिव साइड में आए हैं। तो वो उस वजह से इतनी बड़ी सेलिंग थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग निकल चुकी है। अब यहाँ से नीचे जाने ज्यादा जगह नहीं बची है। जिन काउंटर्स में अच्छे रिजल्ट आए हैं, पीपीएल फार्मा ने सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया था, वो बहुत अच्छा चला। तो जिन काउंटर्स ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं वहां पे जरूर बाइंग दिख रही है, लेकिन जिनने खराब रिजल्ट दिए हैं उनकी जबरदस्त पिटाई हो रही है। तो अगर हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट है तो एक बार उन स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के बाद एफआईआई कम से कम 20-22% स्टॉक को मतलब उसकी पिटाई करता है। तो एक बार निकल जाइए इन खराब काउंटर्स से, वापस से देखेंगे कौन से डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे ईपीएस ग्रोथ अच्छी दिख रही है वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो कहाँ पे ईपीएस ग्रोथ अच्छी दिख रही है? आप कह रहे हैं कि जहाँ नंबर्स खराब आए हैं वहाँ से निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए। खरीदारी कहाँ करनी है सर? ये भी ट्रंकेटेड वीक है, 4 दिन का छोटा हफ्ता है। इस हफ्ते के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप कहाँ बेट करने की राय देंगे? देखिए वैसे तो टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत अच्छे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगेन वही है, अगर मैं नाम ले लूंगा तो लोग आउटराइट अभी से बाई करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने पार फार्मा के लिए बोला था, पार ड्रग्स एंड केमिकल के लिए कि 311 निकलने के बाद बाई कीजिएगा। सवाल आने लगते हैं हमने अभी से बाई कर लिया, भाई 311 निकलने या वेट तो करते। तो इसलिए मैं नाम लेने से बच रहा हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर पे आप वॉच रखिए, अगले रैली में वो तेज होंगे। बट फिलहाल के लिए आप देखिए एफएमसीजी इंडेक्स को, अगर आप देखें सीएनएक्स एफएमसीजी, ये इंडेक्स केवल 33 दिन में 16-17% करेक्ट हो चुका है। तो इंडिविजुअली इसमें काउंटर्स आप ढूंढ सकते हैं बाउंस बैक के लिए।
लेकिन फिर वही डिबेट आ जाएगी कि ये चलेगा या वो चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका ईटीएफ ले लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर चले, टाटा कंज्यूमर चले, आईटीसी चले, कोई भी चले, इंडेक्स चल जाएगा। तो बेटर है कि आप उसका ईटीएफ बाई करके चलिए। उसका सिंबल आता है एफएमसीजी आई ईटीएफ, ये आईसीआईसीआई बैंक का एफएमसीजी ईटीएफ है। इसको अगर आप लेके चलते हैं 58 रुपये 75 पैसे में, तो 57 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही इस इंडेक्स में बाउंस बैक आएगा, ये स्टॉक भी अच्छी तेजी से ऊपर आएगा। 61 रुपये का आपको टारगेट मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर आपको लेना है वो निफ्टी, चूंकि मैं जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब रिकमेंड नहीं करता हूं अपने क्लाइंट्स को, जिनको करना है वो कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता हूं। तो आपको निफ्टी 20 बाई करके चलना चाहिए, जो निफ्टी का ईटीएफ है। तो 263.50 की क्लोजिंग है, 263.50 में आप खरीदिए। 261.50 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और बाउंस बैक जो मुझे अगले हफ्ते में आता हुआ दिख रहा है, उसमें ये 268 रुपये 50 पैसे आते हुए दिखेगा। तो आप देखिए, मैं उसी लाइन पे चल रहा हूं जो मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूं। 2025 में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से बिल्कुल दूर रहिए, अनलेस आपकी एक्सपर्टीज है रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने में, तो ही आप प्ले कीजिएगा। नहीं तो आप लार्ज कैप्स में बने रहिए, और लार्ज कैप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इंडेक्स के ईटीएफ्स में ट्रेड कर लीजिए। हमेशा के लिए वो रिलेटिव सेफर बेट है। इसलिए मैंने लास्ट 2 हफ्ते से लार्ज कैप्स रिकमेंड किए हैं। आज मैंने ईटीएफ रिकमेंड किए हैं, क्योंकि लास्ट 2 दिन में ये बल्क अमाउंट में मैंने अपने क्लाइंट्स को बाई कराए हैं। तो आपके दर्शकों को भी लगभग उसी रेट के आसपास रिकमेंड कर रहा हूँ। एक एफएमसीजी इंडेक्स का ईटीएफ बाई कीजिए, एक निफ्टी का ईटीएफ बाई कीजिए। अगले हफ्ते के बाउंस बैक में आपके लिए अच्छा पैसा बन जाएगा। ओके, तो बाउंस बैक हुआ अगर इस हफ्ते में, तो आपको ईटीएफ्स में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा बन सकता है। एफएमसीजी में एक बाउंस बैक आ सकता है। एफएमसीजी आई ईटीएफ में आप पैसा लगाइए, 58-75 के आसपास है। 57 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। 61 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा निफ्टी का जो 20 है, निफ्टी 20 263.50 के आसपास है। यहाँ पे 2 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, 261.50 का। ऊपर में जो टारगेट है 268.50 तक के जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये उम्मीद जगाने के लिए कि इस हफ्ते एक बाजार में रिकवरी की होप ज़रूर देखने को मिल सकती है। कोई डिस्क्लोजर सर जाने से पहले? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, जियो फाइनेंस फैमिली और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं शायद क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, लेकिन ये जो 2 ईटीएफ लास्ट में दिए हैं, ये जरूर क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। थैंक यू। तो एक बार आपको दिखा देते हैं जो लेवल्स क्या बताए गए हैं। एफएमसीजी आई ईटीएफ, इसमें आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस और टारगेट को आप नोट कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको निफ्टी 20 खरीद के चलना है। यहाँ पे क्या लेवल्स हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। 261.50 के आसपास का जो लेवल है वो आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। 268.50 ये इसका टारगेट दिया गया है। मौजूदा लेवल आप देखेंगे तो 263.50 का आपको नजर आएगा निफ्टी 20 का, और यहाँ पे आप खरीदारी करिए। अच्छा पैसा अच्छी रिकवरी के दम पर इन दोनों ही ईटीएफ्स में देखने को मिल सकता है, जो कि हमें अंशुल जी बता कर गए हैं। तो चलिए, क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते एक बाजार में रिकवरी आएगी, उसमें आरआईएल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ शो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।